बच्चा बाटी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन। और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट इंडिया एंड द वर्ल्ड। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि इंडिया की वर्ल्ड में लोकेशन तो हमें पता है कहाँ पर है, लेकिन वो जो लोकेशन है वो लोकेशन हमें क्या फायदा देती है। लाइक उस लोकेशन पे होने से इंडिया वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे कनेक्टेड रह पाता है, लैंड रूट्स के थ्रू, सी रूट्स के थ्रू। तो ये सारा जो रिलेशनशिप है वो हम लोग समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत की लोकेशन, भारत का जो साइज है उसकी बात करी है, बट अभी वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज के साथ वो लोकेशन और साइज किस तरीके से फायदेमंद आता है या नहीं आता, वो हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर एक बात लिखी है कि द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। तो यार एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है, थोड़ा साउथ में है ना, और हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है ना वो एक तरीके से एशिया में सेंट्रल है, सेंट्रली हम लोग लोकेटेड हैं। मतलब ईस्ट एशिया के साथ भी हम बढ़िया तरीके से उसके भी मिड पॉइंट में आते हैं, वेस्ट एशिया के भी, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में आते हैं। मतलब सिंपल सी बात ये है। उसी के साथ अगर हम लोग देखें, इट इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब हमारा जो एशियन कॉन्टिनेंट है जब वो साउथ में जा रहा है तो दैट इज इंडिया। इंडिया जो है उसको साउथ में लेके जा रहा है, दैट इज वाई बोला जाता है कि इंडिया इज लाइक द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। एशियन कॉन्टिनेंट को, एशिया के कॉन्टिनेंट को साउथ में ले जाने का काम इंडिया कर रहा है। और साथ ही में ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो इंडियन ओशन है और उसके थ्रू जो रूट्स हैं वो एक तरीके से इंडिया को कनेक्ट करते हैं विद द कंट्रीज ऑफ यूरोप, विद द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और एक तरीके से इंडिया को बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम उन समुद्री रास्तों से एक तरीके से वेस्ट में एशिया तक, यूरोप तक भी पहुंच सकते हैं और ईस्ट एशिया की कंट्रीज तक भी पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत स्ट्रेटेजिक है ना, तो लोकेशन हमें प्रोवाइडेड है, सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइडेड है बिकॉज ऑफ दी इंडियन ओशन। सभी को पता है इंडियन ओशन कहाँ आता है, जैसे कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पर है हमारा बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पर है हमारा अरेबियन सी, यहाँ पर है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, अब देखिए, ऑलराइट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट देखो, सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? अब बच्चों ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, देखो ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है। एशियन कॉन्टिनेंट जब साउथ की तरफ जा रहा है तो क्या जा रहा है? इंडिया ही तो है जो उसको साउथ की तरफ लेके जा रहा है, तभी इंडिया को साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट बोला जाता है। इंडिया के बिल्कुल नीचे ये जो इंडियन ओशन है ये एक तरीके से हमको एक रूट प्रोवाइड करता है, वेस्ट में जो कंट्रीज है वहां तक पहुंचने का, ईस्ट में जो कंट्रीज है वहां तक भी पहुंचने का। तो एक बहुत सेंट्रल लोकेशन इंडियन ओशन में भी हमारी मौजूद है, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन मौजूद है जिसके थ्रू हम ट्रेड कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज तक पहुंच सकते हैं। सो द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशन। बहुत ही प्यारी सी लाइन है, डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स। डेक्कन पेनिनसुला का क्या मतलब है? दिस पर्टिकुलर पार्ट है ना। तो पेनिनसुला क्या होता है बच्चों? एक ऐसा लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। तीन तरफ जो जगह, जो जमीन पानी से घिरी होती है उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। डेक्कन होता है साउथ, तो इंडिया के साउथ में ये जो पर्टिकुलर रीजन है, दिस इज द पेनिनसुलर रीजन, दिस पर्टिकुलर रीजन। तो ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, दिस प्रोट्रूड्स का मतलब है घुस रहा है। कहां पे घुस रहा है? इन दी इंडियन ओशन, thus helping India to establish close contact with the West Asia, Africa, Europe from the western coast। तो यहां से ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, यहां से वेस्ट एशिया तक भी जा पा रहे हैं हम लोग। और कहां तक जा पा रहे हैं? वेस्ट एशिया के साथ अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, अफ्रीका तक भी जा पा रहे हैं और यूरोप तक भी जा पा रहे हैं। वहीं पर जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट से हम लोग साउथ वेस्ट एंड ईस्ट एशिया तक जा पा रहे हैं। ओके, एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया यहां तक जा पा रहे हैं ईस्टर्न कोस्ट के थ्रू। नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज, एंड इंडीड it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it। यार किसी भी दूसरी कंट्री की
इतनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में मौजूद ही नहीं है। तो क्योंकि इंडिया की एक तो इतनी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल इंपॉर्टेंट लोकेशन है इंडियन ओशन में, ऊपर से इतनी लंबी कोस्ट लाइन और किसी भी देश की नहीं है इंडियन ओशन में, दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर थिंग जस्टिफाइज कि हमारे देश के नाम पर इंडियन ओशन का नाम है ना, विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो लोग यही सोचते हैं कि यार बाकी तो कोई ओशन किसी कंट्री के नाम पर नहीं है, बट इंडियन ओशन इंडिया के नाम पे है, या ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर इसके पीछे एक सिग्निफिकेंस है। इंडियन ओशन के बच्चों जो नाम है उसका सिग्निफिकेंस यही है कि एक तो इंडिया जो है, इंडिया की बहुत लंबी कोस्ट लाइन उस ओशन में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उतनी लंबी कोस्ट लाइन किसी और देश की है ही नहीं। साथ ही में बहुत ही सेंट्रल लोकेशन पे, इंडियन ओशन की एक सेंट्रल लोकेशन पे इंडिया आता है, जिसके थ्रू जो है इंडिया दूसरे कंट्रीज तक, वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज तक पहुंच पा रहा है थ्रू दीज रूट्स। तो ये सब रीजंस की वजह से हम लोग देखते हैं कि this justifies the naming of an ocean after our country. All right, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया कि Indian Ocean is named after India, what justifies that, या why have we named an ocean after India's name, तो जो भी क्वेश्चन आ जाए ये उसका आंसर होने वाला है कि हमारा डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशन में प्रोट्रूड करता है, एक तरीके से उसमें घुसा हुआ है, और इंडिया जो है इसकी वजह से क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश कर पा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, ईस्टर्न कंट्रीज के साथ। कौन कौन सी कंट्रीज है ये भी बता दिया। किसी और कंट्री की इतनी लंबी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में मौजूद ही नहीं है, प्लस इंडिया की बहुत एमिनेंट पोजिशन है, बहुत स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन है इंडियन ओशन में, जिस वजह से ये जस्टिफाइड है कि इंडिया का नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशन का नाम पड़ा है, ठीक है। साथ ही में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सेंट्रल लोकेशन इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के हेड पे है, तो इट इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज मानी जाती है, ऐसा क्यों है? तो उसका भी आंसर यही है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखिएगा, आंसर को ध्यान में रखिएगा। और जरा आगे देखते हैं क्या बात हो रही है। India's relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. मैरिटाइम मतलब शादी की बात नहीं हो रही है बच्चों, मैरिज टाइम की बात नहीं हो रही है। मैरिटाइम का मतलब होता है हमारे समुद्री कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि जो लैंड रूट्स हैं, उन लैंड रूट्स के थ्रू, जमीनी रास्ते के थ्रू हमारा जो कॉन्टैक्ट है बाकी देशों के साथ, वो काफी ज्यादा पुराना है। समुद्री कॉन्टैक्ट तो बाद में हमने स्टैब्लिश करा था, मैरिटाइम रूट्स तो बाद में स्टैब्लिश हुए थे, पहले तो जमीन के थ्रू ही लोग इधर से उधर जाते थे। तो वही बात हो रही है। Various passes through the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers, while oceans restricted such interaction for a very long time. देखो, लैंड रूट्स के थ्रू रिलेशनशिप पुराना क्यों है? क्योंकि एक टाइम पर जब कोई इतनी बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह नहीं होती थी, हमारा रास्ता नहीं था, कोई हमें पता नहीं था कि शिप्स के थ्रू समुद्र में कैसे जाना है, तो उस टाइम पे लोग जो है बच्चों पहाड़ों के थ्रू, जो पासेस होते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए, उसी के थ्रू इधर से उधर जाया करते थे। तो एंशियंट ट्रैवलर्स, पुराने समय में जो लोग ट्रैवल करके इधर से उधर जाया करते थे, वो माउंटेन के पासेस के थ्रू ही जाया करते थे, और ओशंस उस टाइम पे रिस्ट्रिक्ट करके रखते थे, हम ओशंस के थ्रू नहीं जा पाते थे क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी अच्छी शिप्स, बोट्स नहीं थी हमें ले जाने के लिए। These routes have contributed in the exchange of ideas, commodities since ancient times. तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोग इतने पुराने टाइम से इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, और अगर इंडिया के लोग कहीं और जाएंगे या बाहर के लोग इंडिया आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो आइडियाज हैं, है ना, बहुत सारी चीजें जो है उनका एक्सचेंज होगा, खाने का एक्सचेंज, आइडियाज का एक्सचेंज, पैसे का एक्सचेंज, सामान का एक्सचेंज, तो बहुत सारे एक्सचेंजेस जो हैं उस टाइम से हो रहे हैं। और इन्हीं एक्सचेंजेस का रिजल्ट क्या है? The ideas of the Upanishads, the Ramayana, the stories of Panchatantra, the Indian numerals, decimal system could reach many parts of the world. बच्चों, भारत की जो सारी चीज़ें हैं, हमारी जो उपनिषद हैं, हमारी जो रामायण है, जो हमारी सेक्रेड बुक है, साथ ही में जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ तो आपने सुनी ही होंगी, है ना, जो एनिमल्स वगैरह के बारे में बात करती हैं और फिर एक लाइफ लेसन आपको दे जाती हैं। तो स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये सारी चीज़ें भी आइडियाज़ की तरह जब लोग ट्रैवल करके दूसरे शहरों में गए, शहरों में नहीं देशों में गए, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ों को भी उन्होंने पहुँचाया है, इंडियन आइडियाज़ भी बाहर तक पहुँच पाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही आइडियाज़ जा रहे हैं और सारी चीज़ें जा रही हैं, ऑब्वियसली स्पाइसेस, मसलिन, अदर मर्केंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। तो मसलिन जो क्लॉथ होता है, जो स्पाइसेस यानी कि मसाले हैं, ये सारी चीज़ें भी भारत से दूसरे देशों तक पहुंचाई गई, इनका भी ट्रेड होता था। एंड ऑन द अदर हैंड, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, द एंशियंट आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम,
द मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो ऑब्वियसली बच्चों जब बाहर के लोग भी इधर आए तो उनके भी आइडियाज और कमोडिटीज भारत देश में पहुंचे हैं। और जो ग्रीक स्कल्पचर्स हैं, है ना, जैसे जो ऐसे ये जो स्कल्पचर टेक्निक होती है, ग्रीक स्कल्पचर टेक्निक होती है, ये भी देखी जाती है भारत में। साथ ही में जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है, डोम बनाने का, डोम होता है ये वाला स्टाइल, और जैसे जो मीनारें बनती है, जैसे आपने कुतुब मीनार देखा होगा, है ना, तो ये जो मीनार है, डोम का स्ट्रक्चर है, ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जो वेस्ट एशिया से आए हैं, एक तरीके से ओरिजिन इनका वेस्ट एशिया का है, ये भी हमारे देश के काफी ज्यादा हिस्सों में देखे जाते हैं। तो वही वाली बात है, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन उस समय से जो चल रहा है, जैसे आप ना जब 10वीं कक्षा में जाएंगे तो आप एक चैप्टर पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, जहां पर आप ये समझोगे कि जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, आइडियाज, कमोडिटीज, ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत पहले से चलती आ रही हैं। जैसे अभी बताया, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी ने उस चीज को और आगे ही पहुंचाया होगा और डेवलप ही करा होगा और फास्ट ही करा होगा, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ग्लोबलाइजेशन चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, चाहे उन्हें ट्रैवल करने में ज्यादा टाइम लगता हो, बट स्टिल आइडियाज, कमोडिटीज एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर एक्सचेंज, और उसका इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिलता है दुनिया भर में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इंडिया इन द वर्ल्ड का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में बचा पार्टी हम लोग बात करेंगे इंडियाज नेबर्स के बारे में, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारा रिश्ता जो है वो क्या कहलाता है, हम देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।